नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए चलते हैं दिन भर की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। यहाँ पर आपको आपके काम से जुड़ी हर एक खबर मिलती रहती है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी। भारत को कोरोना के खिलाफ पहली इंट्रानेजल वैक्सीन मिल गई है। इसे हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने बनाया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी भी दे दी है। वैक्सीन की खुराक 18 साल से ज्यादा के लोगों को दी जाएगी और इसके आखिरी फेज के ट्रायल पिछले महीने ही पूरे हुए हैं। अगली खबर, पाकिस्तान ने 8 महीने बाद तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। अरानिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के पेट्रोलिंग दस्ते पर फायरिंग शुरू कर दी। यह फायरिंग तब की गई जब भारतीय जवान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम कर रहे थे। बीएसएफ जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। बीएसएफ के अधिकारियों ने जानकारी दी कि पाकिस्तान की तरफ से पहले फायरिंग की गई, जिसके बाद भारत ने जवाबी फायरिंग की। आपको बता दें कि करीब 8 महीने के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। अगली खबर, पीएम मोदी अपने बर्थडे पर 17 सितंबर को एमपी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इसी दिन कूनो नेशनल पार्क में 8 अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग होगी और पीएम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्री परिषद के सदस्यों को दे दी है। अगली खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी शुरू। 2019 में गवाई 144 सीटों को लेकर हो रही मीटिंग। नड्डा, अमित शाह भी शामिल। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भाजपा की एक अहम बैठक हो रही है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शिरकत कर रहे। बैठक में भाजपा उन 144 लोकसभा सीटों को लेकर जीत की रणनीति बनाएगी, जिन पर वह पिछले लोकसभा चुनाव में बेहद मामूली अंतर से हार गई थी। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच हुई बैठक। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच बैठक खत्म हो गई। पीएम मोदी और शेख हसीना ने मीटिंग के बाद एक साझा बयान भी जारी किया। पीएम ने कहा कि पिछले साल हमने बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। हमने पहला मैत्री दिवस भी सेलिब्रेट किया। भारत और बांग्लादेश आने वाले दिनों में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार भी लगातार बढ़ेगा। अगली खबर, पुराने पेंशन बहाली के लिए शिमला में नई पेंशन स्कीम। कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 13 अगस्त से चल रहे क्रमिक अनशन में राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर तथा 3 मार्च को जोइया मामा का नारा देने वाले कर्मचारी नेता ओम प्रकाश शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने ओम प्रकाश को महासंघ का राज्य प्रवक्ता नियुक्त किया। राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास 1 माह का समय बचा है, ऐसे में जल्द पेंशन बहाली की अधिसूचना जारी की जाए। इस दौरान महासंघ के राज्य महासचिव भरत शर्मा एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ओम प्रकाश ने कहा कि कर्मचारियों को उम्मीद है कि इसी सरकार में ओपीएस की बहाली हो जाएगी। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेगी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रणनीति कर रही है और कर्मचारी वर्ग को गुमराह कर रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हाल ही में इस मामले को लेकर दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिले हैं। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर के इस बयान के बाद हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर फिर से बहस छिड़ गई। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इस बारे में गंभीरता से सोच रही है और चुनावी लाभ लेने के लिए इस दिशा में घोषणा कर सकती है। बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि आप और कांग्रेस के नेता पुरानी पेंशन बहाली के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये नेता मंचों से अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे। कर्मचारी वर्ग प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वोट लेने के लिए कोरी घोषणाएं करने में लगा है। अगली खबर, श्रम संसाधन विभाग की ओर से लेबर कार्ड बनवाने वाले असंगठित कामगारों का भी अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए श्रम अधीक्षक सुजीत कुमार की अध्यक्षता में श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्रम अधीक्षक सुजीत कुमार ने कहा कि वैशाली जिला के सभी श्रमिकों का जिनका श्रम संसाधन विभाग से लेबर कार्ड बनाया गया है, वैसे सभी कार्ड धारकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए पंचायतों में विशेष कैंप लगाया जाएगा। विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिन श्रमिकों का बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत लेबर कार्ड बनवाने का निर्देश भी दिया गया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के सभी श्रम कार्ड धारियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य बीमा योजना के तहत श्रमिक कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड बनवाने पर 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलना शुरू होगा। साथ ही दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत आश्रित को 2 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए लोक सेवा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रोजगार सेवकों एवं स्वास्थ्य मित्रों आदि का सहारा लिया जा सकता है। लेबर कार्ड बनने के बाद आयुष्मान कार्ड भी बनेगा। इसके लिए पात्रता सूची में श्रम कार्ड नंबर
राशन कार्ड और नाम होना जरूरी है। अगली खबर, संविदा कर्मियों की लंबे समय से परमानेंट की मांग चली आ रही है। इस मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी हुए। राजस्थान में कई बार सरकार की आलोचना भी हुई है। संविदा कर्मी अपने आप को चुनाव के बाद ठगा महसूस करते थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दर्द को समझते हुए परमानेंट किए जाने का नया रास्ता खोल दिया है। राजस्थान सरकार संविदा कर्मियों के परिवार को सबसे बड़ा तोहफा देने की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मियों के हितों को देखते हुए अहम फैसला किया है। प्रदेश में अब 1 लाख संविदा कर्मी परमानेंट होंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही सेवा नियम बनाएगी। उसके बाद संविदा कर्मियों की सैलरी और सुविधाएं भी बढ़ेगी। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने बताया कि संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा और ये भी कहा कि किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी 5000 से 7000 लोगों की आती है तो सबसे पहले संविदा कर्मियों को ही दिया जाएगा। अगली खबर, भोपाल में कर्मचारियों ने संविदा नीति के आदेशों की प्रतियां जलाकर दर्ज करवाया विरोध। प्रदेश के संविदा कर्मचारी संविदा नीति 2018 का लाभ नहीं मिलने से नाराज हैं। ये सभी संविदा कर्मचारी नीति में किए गए प्रावधानों के अनुरूप लाभ दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जो कि 2018 में नीति के लागू होने के बावजूद नहीं दिया जा रहा। प्रदेश में इन कर्मचारियों की संख्या 1,20,000 के करीब है। संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि संविदा नीति 2018 में तय किया गया था। संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के वेतन का 90% वेतन भुगतान किया जाएगा, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अब तक इसके मुताबिक वेतन भुगतान नहीं किया गया है। अगली खबर, अमृतसर में हो सकता है G20 सम्मेलन। अगले साल होने वाला G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में होने जा रहा, लेकिन यह सम्मेलन अमृतसर में हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो 3 दिसंबर 2016 के बाद यह पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होगा। 2016 में भारत एवं अफगानिस्तान के संबंधों को लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया, लेकिन G20 सम्मेलन में 20 देशों के प्रतिनिधियों के अमृतसर पहुंचने की संभावना है। वहीं अब नगर निगम और DC कार्यालय में सम्मेलन को लेकर बीते कुछ दिनों से बैठकों का दौर चल रहा।